हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे। मोल के कुछ बेसिक्स जो बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो, मोल के ऊपर आप कितने भी न्यूमेरिकल बना सकते हो। बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तो सिर्फ एक बात पे कंसंट्रेट करो कि एक्चुअली के अंदर मोल मास से कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे वॉल्यूम के ऊपर अपन वर्क करते हैं अगर गैस गिवन है वो भी एसटीपी पे, और पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर मान लो पार्टिकल दे रखे हैं तो उससे आप मोल की तरफ कैसे मूव करोगे, है ना। ये सब बातें क्लियर हुई आपको। ओके, जैसे और एग्जांपल करते हैं बच्चों। आपको मतलब मान लो मैं ऐसे पूछूं अब बिल्कुल आपके क्लियर होना चाहिए दिमाग, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल पूछने वाला हूँ वो कोई बड़े बड़े एग्जांपल नहीं है। जस्ट आपको जो बेसिक डेफिनेशंस है ना उनके ऊपर अभी अपन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन थोड़ा बेसिक सीख जाएंगे ना कैसे होते हैं, तब अपन रिएक्शंस के ऊपर आएंगे भी, कैसे रिएक्शन चलती है, कैसे नहीं चलती, कैसे अपने को मास फाइंड आउट करना होता है ना। लेकिन आपके माइंड में बेसिक तो देखो क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर है? चलो देखो एक एग्जांपल करो। कैलकुलेट द या फाइंड द मास किसका? फोर। आपको मुझे मास कैलकुलेट करना है ना। चलो नंबर 1 मुझे बताओ। चलो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का अगर मैं एक मॉलिक्यूल दूँ तो उसका मास कितना होगा? आपके दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, 2 एटम ऑफ कार्बन, 5 molecule of CO2, 5 mole of CO2, 2 mole of hydrogen, 5 atom of helium, 2 mole of ammonia, 2 molecule of O2 गैस, है ना। ऐसे देखो, आपको देखो कितने भी आपसे पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछे, आपके एक एक लाइन का आंसर है। जैसे ऐसे मान लो ये क्विज टाइप आपके लिए, ठीक है ना। आप आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताने हैं आपको मुझे आंसर इसके। आपको मैंने बोला कि मुझे एक मॉलिक्यूल का चाहिए, तो आपको याद आ रहा है 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, जो भी उसका मोलर मास होगा, जो मोलिकुलर वेट होगा, लास्ट में यूनिट क्या लगा देंगे अपन? एएमयू लगाते हैं, वो 1 मॉलिक्यूल की बात करेगा। एएमयू लगाते हैं, वो 1 एटम की बात करेगा। कुछ भी नहीं लगाया तो वो सिर्फ एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट कहलाएगा। और अगर आपने लास्ट में ग्राम लगा दिया तो फिर वो 1 मोल एक साथ की बात करेगा। ये बातें याद है? मैंने बोला कि मुझे H2O का एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो बोलना बच्चों कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 18। अब मैं 18 के आगे क्या लगाऊं यहाँ पे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि सर ये एक H2O का मास है। अगर यहाँ पे आपने ग्राम लगा दिया तो 18 ग्राम का मतलब तो क्या हो जाएगा कि आप H2O के अगर Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स एक साथ लेंगे तो उनका जो मास आएगा वो 18 ग्राम आएगा बच्चों। बराबर है? थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, H2O का एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? क्योंकि 18 ग्राम तो मेजरेबल क्वांटिटी है ना, आप खुद 18 ग्राम को फील कर सकते हो ऐसे, है ना। तो आपसे मैं बोलूँगा पानी 18 ग्राम लो, तो आप ले सकते हो ना। 18 ग्राम तो ठीक ठाक क्वांटिटी होती है ना। तो वो क्या इतना बड़ा H2O का एक ही मॉलिक्यूल है क्या? नहीं ना। उसके अंदर अगर आपने 18 ग्राम H2O लिया ना तो उसका मतलब उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स H2O के घूम रहे होंगे, है ना। ओके, तो मैं क्या लगाऊं भाई? तो बोलो AMU लगा दो सर। AMU ये लो। तो जैसे ही आपने AMU लगाया तो आपने प्रूफ कर दिया कि वो एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं AMU की यहाँ पे बिल्कुल यूनिट लिख दूं कि एक्चुअली के अंदर परफेक्ट डेटा क्या होता है, 1 AMU इज व्हाट? 1 AMU का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन का मास। तो 1.67 इंटू 10⁻² kg में लिखो या ग्राम में? तो अगर ग्राम में लोगे तो -24 ग्राम। तो अब देखो ये ग्राम में बन गया। मेरी बात ठीक लगी आपको? और अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो AMU रहने दो। और 2 एटम तो बोलेंगे कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 क्या भाई? आपको एक एटम का चाहिए तो 12 AMU।
एक मोल एक साथ कार्बन के एटम चाहिए तो 12 ग्राम, और कुछ भी नहीं चाहिए तो सिर्फ 12, जो एटॉमिक वेट कहलाएगा। तो बोलेंगे 12 AMU। ये किसका होता है बच्चों? ये 12 AMU होता है 1 एटम ऑफ कार्बन। ये बात ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन। उसने क्या बोला है? 2 एटम का बता दो, तो 2 का डबल कर दो। तो बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 24 AMU। 24 AMU। क्लियर हो गई बात? चलो मुझे बताना थर्ड वाले का, सी का बोलो। 5 मोलिक्यूल ऑफ H2। तो 5 की छोड़ो आप, तो 1 का बता पाओगे? तो बोलेंगे सर कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 जा 32 एंड 12 44। तो 44 के आगे अगर मैंने AMU लगाया तो आप तुरंत बोलोगे सर आपने क्या बताया है? 1 मोलिक्यूल का मास। तो 1 मोलिक्यूल का मास आपको पता चल गया। अगर 1 मोलिक्यूल का मास पता चल गया तो 5 मोलिक्यूल का भी शायद आप बता पाओगे मेरे हिसाब से। तो बोलेंगे कैसे बताएं भाई? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले 5 से मल्टीप्लाई करना 44 को, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220, 220 AMU। 5 मोलिक्यूल नहीं बोल के मैंने बोला कि 5 मोल ऑफ CO2, 5 मोल। तो 1 मोल का बता सकते हो क्या? तो 1 मोल का मतलब वही है क्या, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा उसको आप ग्राम यूनिट दे दो। तो जैसे ग्राम बोलोगे तो बोलेंगे वो सर 1 मोल का एक साथ ही आता है। ओके, तो बोलेंगे चेंजेस कुछ नहीं करना, बोलेंगे ये 44 है ना, ये अगर मैंने यहाँ पे ग्राम कर दिया होता ना तो 44 ग्राम जो है ना वो 1 मोल CO2 अगर आप एक साथ लोगे ना तो उसका मास आएगा। मुझे 1 मोल का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 मोल का। तो बोलेंगे 220 ग्राम हो जाएगा, 220 ग्राम। चलो बोलना हाइड्रोजन का 2 मोल का, 1 मोल का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 ग्राम। तो 2 मोल के कितने हो जाएंगे? 4 ग्राम। क्या मेरी बात ठीक लग रही है आपको? चलो 5 एटम ऑफ हीलियम, एक हीलियम का एटम का कितना हो जाएगा? एक एटम है तो बोलेंगे AMU, 4 AMU। और 5 एटम का कितना हो जाएगा? 20 AMU। आंसर। मोल की बात आ रही है बच्चों फिर से, अमोनिया का मोल। एक NH3 के मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर वेट कितना होगा? 14 और 3 17। 17 क्या? अगर मैंने बोला 17 कुछ नहीं तो बोलेंगे दिस इज नॉन एज मोलिकुलर वेट टाइप, है ना, जैसे अपन बोलते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास, जो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इफ आई से 1 मोलिक्यूल का मास तो बोलेंगे लास्ट में क्या लगा दूं? AMU, 17 AMU। अगर मैंने बोला मुझे 1 मोल अमोनिया एक साथ चाहिए, उसका मास बताओ, तो 1 मोल में ग्राम आ जाएगी यूनिट। ओके, तो अगर मैंने बोला कि 17 ग्राम क्या है? 17 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल, और आपको कितना चाहिए? तो 2 मोल का। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बच्चों? 34 ग्राम। 34 ग्राम। आंसर। ऑक्सीजन की बात करो, चलो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 32, एक का, है ना, पूरे मॉलिक्यूल का 32। और इसने बोला है 2 मोल्स, तो बोलेंगे 64। आगे क्या लगाओगे? तो मॉलिक्यूलों पे बात चल रही है तो AMU आएगा, है ना, ये यहाँ पे AMU कर देंगे अपन। क्या इतनी बात ठीक लगी आपको सभी, है ना? ऐसे कर पाओगे ना? थोड़ी बेसिक्स पे ध्यान दो आप, थोड़ा मतलब जब भी मोल के कोई क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा दिमाग खुला करके बातें किया करो ना, कभी क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, हो जाएगा ना आप तो। ओके, एक चीज़ और देखो बच्चों, एक वर्ड आता है कई बार एवरेज मास करके। एवरेज मास का मतलब होता है आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन का जो होता है ना एटॉमिक वेट वो होता है 35.5। अब आपने बोला कि सर ये 35.5 आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर ऐसे पॉइंट में कैसे आ सकता है ना? पॉइंट में आ सकता है या कभी? जैसे मैं कार्बन का 12 लिखता हूँ, बाकियों का मैं ऐसे लिखता हूँ, हाइड्रोजन का 1 लिखता हूँ, नाइट्रोजन का 14 लिखता हूँ, ये क्या है? तो बोलेंगे आपने स्टार्टिंग में बात की थी एक बार कि कोई भी एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अपन उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ नॉन एज एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे उसका एटॉमिक मास मतलब मास नंबर लिखते हैं, है ना? तो ये जो है एक्चुअली के अंदर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता था, आपको याद है? तो बोले ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो Cl के लिए आपने 35.5 लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या समझे हम? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पॉइंट में कैसे आ गए? आधा कोई आधा कौन है भाई? ये 0.5 लिख रखा है मैंने लास्ट में, तो ये आधे अधूरे तो कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं हो सकते, होगा तो कोई फ्रैक्शनल में तो नहीं हो सकता। आपकी जो वैल्यू होगी डेफिनेटली एक टाइप से क्या बोलेंगे इंटीजर टाइप हो सकती थी। पॉइंट में आना मतलब
क्या है ये, क्या सीन है ये, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कभी भी आइसोटॉप्स आते हैं ना, जैसे नेचर में बात करते हैं अपन Cl, तो Cl जो क्लोरीन है अपने पास मान लो बच्चों अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। जब भी नेचर में अपन इसको जब खोजने जाते हैं तो ये अलग अलग आइसोटॉप्स में अलग अलग पाई जाती है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ऐसे अलग अलग पाई जाती है। तो फिर मैं जब भी मैं बात करूँ कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना लूँ, तो फिर मैं 35 लूँ या उसका 37 लूँ, बिकॉज वाई दे आर टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो उस केस में ऐसा बोला गया कि वेन एवर आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट देन वी टेक ऑलवेज एवरेज मास, उसका अपन एवरेज लेते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का नो डाउट एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन क्लोरीन के बच्चों दो आइसोटॉप होते हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला, बराबर। ये दोनों के दोनों नेचर में पाए जाते हैं। अब मैं क्लोरीन जब भी लिखूंगा तो उसका एटॉमिक वेट मैं 35 लूँ या 37 लूँ, कन्फ्यूज़न। तो उस केस में क्या जाता है, ये क्या है बच्चों, आइसोटॉप। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? आइसोटॉप क्या होते हैं बोलो? व्हेन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर डिफरेंट मास नंबर। ओके, अगर ऐसा है तो उस केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दो आइसोटॉप जो है ना वो नेचर में कितने कितने % पाए जाते हैं। ज़्यादा कौन है भाई, है ना? तो जो ज़्यादा होगा ना उसकी तरफ अपन उसका फ्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं। ये देखा गया कि जो ये Cl जो है 35% वाला, ये बच्चों नेचर में 75% के आसपास पाया जाता है। अगर आप कोई मिक्सचर लेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये होता है। और ये जो 37 वाला आइसोटॉप है ये 25% ही पाया जाता है। अमोंग टू आइसोटॉप Cl 35 विल बी फाउंड 75% एंड 37 विल बी 25%। क्लियर है ये बात? तो इनका एवरेज कैसे लेंगे अपन? एवरेज इस टाइप से लिए। बाकी तो देखो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग एवरेज कैसे लिया जाता है आपको पता है ना। एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल डिवाइड बाई कितने थे, एवरेज तो ऐसे लेते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ पे वो मैथमेटिक्स आपको गणित नहीं लगानी है भाई, तो यहाँ पे ऐसे करना होता है। देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे करेंगे, जो उसका परसेंटेज है वो, है ना, और इसका ये एटॉमिक मास नंबर। जैसे इसकी बात करें तो बोलेंगे 35, ये कितने % है तो बोलेंगे 75 डिवाइड बाई 100 आएगा तो एक साथ लिख दूंगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों ना, थोड़ा आपको दिखाई देगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35 वाला कितने % है भाई, तो 5 वाला है 75% प्लस 37 वाला कितने % है तो बोलेंगे 25%। भाई परसेंटेज का समझ गए, डिवाइड बाई 100। तो ये आपने कैलकुलेट किया भाई 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा 35.5 ही आता है। ये कितना आता है 35.5। इसका मतलब अपने पास जो दो आइसोटॉप थे 37 और 35, वो किसके करीब ज़्यादा है, वो 35 वाले के करीब ज़्यादा है ना। क्यों है? इसका ये परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में पाया जाता है। क्या ये ऐसा कैलकुलेट करना है आपको? कैसे करेंगे, है ना। ओके, कई बार है ना आपको ना ऐसे भी लिखा रहता है। ये तो आपको कब है, जब आपको परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज में अगर गिवन होता है तो कर लोगे, खुद कितना है इनटू दैट %, खुद कितना है इनटू दैट %, सबको जोड़ दो। अगर कभी फ्रैक्शन में दिया रहे, जैसे Cl जो है वो 35 है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मास नंबर इतना है। मैं ऐसे बोलता कि 75 नहीं है 0.75 है, और ये कितना है 0.25 है, तो ये परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन है। क्लियर है? अपन बोले इतना फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है हमेशा, तो 1 में इतना पार्ट ये है, इतना पार्ट ये। जब भी अपन 100 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना तो वो परसेंटेज कहलाता है, और 1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसे फ्रैक्शन बोल देते हैं। बाकी कोई बड़ा काम नहीं है। तो आपको अगर मैंने बोला कि एवरेज एटॉमिक मास बताना भाई, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करोगे, 35 इंटू, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखा है। और अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, कभी मैंने वो किया था ना 75 डिवाइड बाई 100, तो इनडायरेक्टली ये 0.75 ही तो आएगा,
डिवाइड कर दोगे तो। क्लियर है? तो ये परसेंटेज डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो देखो, फ्रैक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। और इसका कितना था तो बोलेंगे 37 इंटू 0.25, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा 35.5। आपको डिवाइड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कर भी दोगे ना तो बात एक ही है भाई, इसका पॉइंट हटाया तो डिवाइड बाय 100 ही आएगा ना, और वो पूरा एलसीएम ले लेंगे अपन 100 का, बराबर है। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर एक ही आना है। तो कई बार थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में दे सकता है, या फिर कई बार आपको परसेंटेज में दे सकता है, बाकी उसमें कोई बड़ा काम नहीं है भाई। ओके, एक वर्ड और देखो, जैसे एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन पहले, है ना, बाद में करेंगे। जैसे तुम लोग बताना क्या कोई एक एलिमेंट एक्स नाम का, उसका एटॉमिक नंबर चाहे कुछ भी हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने में तो उसका एटॉमिक नंबर का कोई रोल नहीं है। मान लो मैंने बोला कि एक तो वो 119 आइसोटॉप था उसका, और इसका परसेंटेज था 90%, ठीक है। और एक था 200 वाला, उसका परसेंटेज था बच्चों 6%। और एक अनदर आइसोटॉप था जो था 202, और इसका था 4%, है ना। तो मुझे ये बता सकते हो गया एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। आपको मैंने ये बता दिया कि इसके ये इतना मास है, परसेंटेज मास परसेंटेज मास परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1999 इंटू कितना परसेंट, तो बोलेंगे इतना परसेंट, प्लस ये कितना परसेंट 206 परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब समझ रहे, डिवाइड बाय 100, प्लस 202 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। ये आप लोग बच्चों कैलकुलेट कर लोगे ना, यहाँ पे जो भी आंसर आए लिख लेना, ठीक है ना, फाइनल कर लोगे इसे, ओके। उसके बाद में एक चीज़ और सुन लो, एक वर्ड आता है डेंसिटी करके, तो केमिस्ट्री में बहुत बार यूज आएगा उसका, डेंसिटी का। डेंसिटी को अपन रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, है ना, या फिर उसे स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही बात है, कैपिटल डी भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर स्मॉल डी भी लिखा रहता है। इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। पर वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी का मतलब बच्चों गाढ़ापन, थोड़ा सा ऐसा मान लो विस्कस ज़्यादा, है ना। मान लो मैंने बोला कि ये डेंस ज़्यादा है, थोड़ा डेंस ज़्यादा है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं, अपन ये समझते हैं उससे कि उसमें पर वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, वो थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा है ना। जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं आइसक्रीम इज़ मोर डेंस देन एनी जूस। तो मान लो अगर कोई जूस है, जैसे मैंगो का जूस है, एक मान लो मैंगो की आइसक्रीम है, तो मैंगो की आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा डेंस होती है। तो उसका मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम दोनों का सेम है, मान लो एक में मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस डेंसिटी तो बढ़ेगी ना, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होती जाएगी, बराबर, डेंस कम होता जाएगा, दूर दूर होता जाएगा वो, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो बोले मास की यूनिट क्या होती है, तो ग्राम। तो इसको अगर आपने ग्राम में ले रखा है तो मोस्टली ये वॉल्यूम जो है वो भी ml में ले लो फिर तो। और अगर ऐसा ना लेना चाहो तो बोलेंगे ग्राम, और नीचे वाले को अगर लीटर में लेना चाहो तो लीटर में ले लो, ऊपर वाले को केजी में लेना चाहो तो केजी में ले लो, नीचे वाले को लीटर में लेना चाहो तो लीटर में ले लो, है ना। वो कोई भी हो चलता रहता है। किसी की डेंसिटी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा डेंसिटी आपको दी हुई रहती है सभी की, लिक्विड की, कोई भी मान लो अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो डेंसिटी तो आपको दी हुई मिलेगी, आपको उसके अंदर निकालने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक H2O की डेंसिटी ज़रूर निकालना, ये याद रहनी चाहिए, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ H2O, ये आपको पता होनी चाहिए। वो होती है बच्चों 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये आपको पता होना चाहिए,
पानी के लिए, क्योंकि मोस्टली H2 इतना पॉपुलर है बच्चों, उसके लिए आपको दिया हुआ ना नहीं मिले शायद, है ना। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या समझे, तो 1 ग्राम पर ml का मतलब ये है कि 1 ml में 1 ग्राम आता है, इसलिए पानी के लिए 1 लीटर बोलूँ या 1 kg बोलूँ एक ही बात है, ठीक है ना। 1 लीटर 1 kg के बराबर होगा, 1 ml 1 ग्राम के बराबर होगा। मैंने बोला 1000 ml तो बोलेंगे 1000 ग्राम, बिकॉज भाई उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1, तो जब डेंसिटी 1 होती है तो वॉल्यूम में काम करो चाहे आप मास में काम करो, बोथ आर सेम। बट ये केवल पानी के साथ ही है, बाकियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, बाकियों के साथ कुछ अलग होगा, बराबर। इसको 1 मिनट नोट डाउन करो, मैं इतने में रब कर लेता हूँ इसको। चलो बच्चों, इतनी बात ठीक लगी आपको। अब देखो मान लो एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो एक गैस है कोई भी, है ना। ए गैस हैज़ ए डेंसिटी 1.6 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब समझ गए, पर लीटर, लीटर इनवर्स, है ना। देन कैलकुलेट, चलो इसमें 2 बातें कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, और बी में मुझे बताओ मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। करें इसको ना, डेंसिटी का मतलब समझ गए, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या लाइन लिखी है बच्चों, इसको अगर मान लो ये ऊपर वाला मैं देता ही नहीं, मतलब ये डायरेक्ट पूछता तो आप नहीं बता पाते क्या। कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी गैस, अगर STP पे पूछ रहा है तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी, बोलना एक बार। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बोलेंगे सर पहले का आंसर तो डायरेक्ट आएगा, क्या आएगा, एट STP 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज ऑलवेज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर आएगा उसमें या नहीं आएगा, बोलो सही है कि नहीं है, सही लगा। आगे देखो, बोलेंगे मास बताना, तो मास में बिल्कुल अपनी डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम का रेशियो। तो बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये रेशियो होता है। आपको डेंसिटी बच्चों गिवन है 1.6, लेकिन वो क्या है, ग्राम पर लीटर में, तो अपने ये जो मास आएगा वो ग्राम में आ जाएगा, बराबर है। और मुझे वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो बोलेंगे ये जो मास पूछा है वो कितने मोल का पूछा है, तो बोले 1 मोल का। तो आप 1 मोल का वॉल्यूम बता सकते हो क्या, कितना होता है, तो बोले अभी तो बताया था 22.4 लीटर। तो बोले ये यूनिट बनी या नहीं बनी, डेंसिटी की ग्राम पर लीटर, विच इज इक्वल्स टू 1.6। तो आंसर विल बी, तो बोलेंगे मास ऑफ गैस इन ग्राम कितना आएगा, 1.6 इंटू 2.4, ये कर लेना, जो भी आंसर आए वो ग्राम में आ जाएगा, हो जाएगा, सिंपल ही है। एक मैं लॉजिकली क्वेश्चन पूछूं, दिमाग लगाना उसमें थोड़ा सा। मास ऑफ 22.4 लीटर H2O, बोलना एक बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको। 22.4 लीटर अगर आपके पास पानी है तो उसका मास कितना होगा, तो उसका मास कितना होगा, क्या लगता है बच्चों, कितना होना चाहिए भाई उसका मास, क्या लगता है, कैसे बताओगे आप। आपके दिमाग में जब भी 22.4 लीटर वाला फंडा समझ में आता है ना, तो आपके दिमाग में आता है वो फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों के, कौन सा भाई, कि सर मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर 1 मोल। सर ऐसे करते हैं बच्चे ज़्यादातर। मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मोल इंटू उसका मोलिकुलर वेट, क्योंकि मास के टर्म्स में मोल कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ H2 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट करते हो ना आप, ऐसे करके मोल ऑफ H2। एक फॉर्मूला ये मास के टर्म में ये वाला है भाई। मोल के अपने पास 3 ही तो फॉर्मूले हैं, कौन से, मास इज गिवन, देन
molecular weight or atomic weight. If number of given, then divide by Na. If volume is given at STP, then divide by 22.4 लीटर. अब वो कभी ये पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, कभी ये पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, कभी मास पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, मोल पूछे तो डिवाइड कर दो. आपको पूछा है मास तो मोल रहा मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है. कितना मास हो जाएगा भाई? तो मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मोल इज 1 एंड मोलिकुलर वेट इज 18. पानी का 18 होता है, तो ये आपने लिख दिया ग्राम. ठीक है, आपने जैसे 18 ग्राम लिखा, आपको क्या लगता है बच्चों आंसर आ गया क्या? ये 18 ग्राम हो सकता है क्या आंसर? मुझे तो ये बताओ, 18 ग्राम बच्चों आंसर पॉसिबल है क्या? क्या लगता है आपको? 18 ग्राम तुम खुद सोचो लॉजिकली, तुम यहाँ पे इतने बड़े विद्वान बैठे हो, 22.4 लीटर पानी है, तो पानी को एक बार एज्यूम करना, एक बार थोड़ा सा 22.4 लीटर कितना है? ये जो मान लो बाल्टी होती है ना, जो बकेट, उसमें अराउंड 10 लीटर के आसपास पानी आता है ना. 10 एक लीटर वाली आप 10 बोतल उसमें डालोगे तो वो भर जाती है लगभग. वो 10 लीटर, उसकी 2 बाल्टी 20 लीटर, उससे भी थोड़ा ज़्यादा. वो 2 बाल्टी से भी ज़्यादा पानी में केवल क्या 18 ग्राम ही है क्या? 18 ग्राम ही है क्या पानी? नहीं सर, 18 ग्राम तो बहुत कम होता है ना. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है. 18 ग्राम इज़ नॉट आंसर. तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूले आप लगाते हो ना, तो ये फॉर्मूले किसके लिए लगाए जाते हैं? ये फॉर्मूला डिवाइड वाला लगाया जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, ओनली वैलिड फॉर गैसेज, ओनली वैलिड फॉर गैस. ये पानी है H2, ये लिक्विड है. ये लिक्विड के लिए ये फॉर्मूले मत लगा देना. तो बोलेंगे लिक्विड के लिए फॉर्मूले में नहीं लगाना तो फिर करूँ कैसे? तो उसके लिए आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती ही है. और आपको पता होनी चाहिए बच्चों, डेंसिटी जो पानी की होती है वो कितनी होती है? वो 1 ग्राम पर ml होती है. इसका मतलब 22.4 लीटर में 22 kg होगा मास. सीधी सी बात है ना. सब कुछ गलत हो गया, सब गलत है. ये कोई मिस्टेक कर दी अपने. ये ऐसा अपन को आगे से नहीं करना है. मैंने जानबूझ के मिस्टेक की है, आप मत कर देना. लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों? तो क्या करोगे भाई? तो बोलेंगे अगर 1 ml में 1 ग्राम पानी है तो 22.4 लीटर में कितना होगा? तो बोले अगर नीचे लीटर है तो ऊपर kg आएगा फिर तो बोलेंगे मास ऑफ H2 इन 22.4 लीटर. डायरेक्ट आंसर आ गया कितना? 22.2 kg, सॉरी 22.4 kg. मास इतना होगा उसका. 22 किलो तो समझ में आता है, 22 किलो के आसपास हो सकता है 2.5 बाल्टी में, 2.5 बाल्टी के आसपास, उसमें इतना तो होगा 22.4 kg, है ना. इतना तो पॉसिबल है. क्या मेरी बात ठीक है? डेंसिटी कहाँ यूज़ आती है समझ में आ गई? डेंसिटी का रियल टाइम में क्या यूज़ है? डेंसिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? विस्कस, ज़्यादा विस्कस. आप मुझे बताओ डेंसिटी तो वैसे थोड़ा वो तो क्लियर आ गया ना. मुझे बताओ आप, पेट्रोल ज़्यादा डेंस होता है या पानी? पेट्रोल. जिसमें आपको लगे ना कि सर ये विस्कस ज़्यादा है. गम जो होता है, गम ज़्यादा विस्कस होता है या फिर ऑयल? सर गम ज़्यादा विस्कस होता है ना. इस टाइप से. एक क्वेश्चन और करके बताना. क्वेश्चन अपना ये है, इफ़ 2.4 ग्राम ऑक्सीजन is present in how much mass of calcium carbonate? मतलब मैं ना आपको ऐसे रैंडम से क्वेश्चन देता रहता हूँ ताकि आप कुछ भी कर पाओ. कुछ भी आप में इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि आप ना ऐसे देख के आंसर एक लाइन में लिख डालो. ये मैंने क्या लिखा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होना चाहिए कि अगर मैं 2.4 ग्राम ऑक्सीजन लूँ तो. ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा अप्रोच आप क्या फॉलो करना? ये लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर है. इसका एक बार मुझे आप बताना कि लेट सपोज दिस इज़ 1 मोल, लेट सपोज, तो मुझे ग्राम में आएगा सब कुछ. इसका टोटल होता है बच्चों 100 ग्राम. ये बात ठीक है या नहीं है? कैसे पता चला? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16.
सही बात है या नहीं है? अगर ये टोटल 100 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना मास है भाई? तो बोलेंगे सर एक का ऑक्सीजन का 16 3 टाइम्स करूँगा तो 48 ग्राम। अगर मैं 48 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूँ, अगर मैं 48 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूँ तो मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इफ़ यू टेक 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देन यू टेक 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ़ यू टेक 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन यू गिव या देन यू गेट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन आपको 48 ग्राम लेनी ही नहीं है, तो बोलेंगे लेट सपोज इफ़ यू टेक 1 ग्राम, इफ़ यू टेक 1 ग्राम, तो अब 10th में करते थे ना, इतना इतना देता है तो 1 कितना देगा, इतने कितने देंगे, ऐसे करते थे ना, फंडे लगाते थे ना। तो बोलेंगे 100 डिवाइड बाई 48 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बट यू टेक 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो बोलेंगे अगर मैं 24 ग्राम ऑक्सीजन लूँगा तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम मिलेगा? तो बोलेंगे 100 डिवाइड बाई 48 इंटू 2.4। करो दिखाएं, 2.4 मतलब डिवाइड बाई 10, और ये क्या है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब ये चला गया, और क्या रह गया 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। आंसर इस टाइप से करना है बच्चों। क्लियर हो रही है बात ये, है ना? ओके, अब अपन क्या करें, क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। IUPAC के बच्चों पूरा काम हो गया ना सिस्टमेटिक। जिन बच्चों ने IUPAC की अभी तक वो सीट नहीं की है जो मैंने आपको दी थी, JEE और नीट की अगर आप दोनों कर सको तो देखो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। लेकिन जो बच्चे A ग्रुप रखने वाले हों A ग्रुप वाली कर लो, जो ग्रुप B ग्रुप रखने वाले हों B ग्रुप की कर लो। सीट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट की जो एक्सरसाइज होती है ना, वो A ग्रुप में तो क्या होता है, IIT में आए हुए, AREEE में आए हुए, है ना, JEE मेंस में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। और जो नीट की सीट होती है उसमें क्या होता है, एम्स में आए हुए, नीट में आए हुए, है ना, जो भी मेडिकल लाइन के रिलेटेड होता है उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। बाकी तो डिफरेंस थोड़ी होता है। क्लियर है? आप जल्दी से जल्दी सीट पूरी करके मुझे थंबनेल भेजेंगे, सर हमने कर ली, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ भाई बच्चों ने IUPAC वाला चैप्टर क्लियर हो गया उनको, बराबर है। और मोल में बच्चों देखो वैसे भी बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं मस्ती से। क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सिंपल सा ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन is taken, how much mass of ammonia you get? अगर मान लो मैं आपको नाइट्रोजन के 5 ग्राम देता हूं तो अमोनिया का आपको कितना मास मिल सकता है? If I give 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम then हाउ मच मास ऑफ अमोनिया यू गेट, कितना आपको मिल सकता है भाई? ज़्यादा ज़्यादा, बराबर है। कर लोगे? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।